रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम यानी कि तर्कश का। तर्कश में क्या है खास आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये 4 तस्वीर, वो 4 बड़ी खबरें जो हम आज आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करेंगे संग्राम से। घाटी में चुनाव हो रहे हैं और सियासी संग्राम लगातार घाटी में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, बताएंगे खबर आपको। बात अंतर कलह की, क्या एक बार फिर से हिमाचल कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने वाली है, जिसकी आहट इस वक्त नेम प्लेट मामले को लेकर हिमाचल में दस्तक दे चुकी है। ताजा अपडेट क्या है ये भी आपको बताएंगे। बात करेंगे इनाम की। नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने ही मंत्री को इनाम दे दिया और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी, ब्लैकमेलिंग या फिर शाबाशी, ये भी आपको बताएंगे। बात करेंगे कर्जदार पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कि कर्ज के तले लगातार डूबता जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से इसकी आवाम की कमर कैसे टूट रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि घाटी में लंबे अरसे के बाद में चुनाव हो रहा है। लेकिन एक सवाल है जो लगातार उठ रहा है कि क्या अगर इंडी गठबंधन की जीत जम्मू कश्मीर में होती है तो ये जीत पाकिस्तान की होगी। ये कहना हमारा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह इंडी गठबंधन भी धारा 370 की वापसी चाहता है। मतलब साफ है कि कश्मीर में इस वक्त लगातार जो लड़ाई है वो समस्या वर्सेस समाधान की है। कौन पैदा कर रहा है समस्या, कौन लाएगा समाधान, समझिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की जीत के मायने पाकिस्तान की जीत के तौर पर निकाले जाएंगे? अलगाववादियों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टियां क्या घाटी में फिर वही पुराना दौर लाना चाहती हैं? ये सवाल इन दिनों कश्मीर में खूब गूंज रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग का वक्त नजदीक है। लेकिन इससे पहले टीम मोदी ने राहुल और अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। ये जितना भी विभाजन की बीज है, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। योगी जिस समस्या का जिक्र कर कांग्रेस को घेर रहे हैं, उसके पीछे वजह है पीओके, जो नेहरू सरकार में पाकिस्तान के पास गया था। लेकिन अब मोदी की योद्धा उसे भारत में मिलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती को शायद रास नहीं आ रहा, तभी तो पीओके को लाने की बात करने वाली योगी को वो जेल में डालने की बात कर रही है। जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं। पर वहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। विरोधियों की निशाने पर मोदी और योगी हैं, क्योंकि उन्होंने 370 को हटाकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका तो दे दिया है। मगर घाटी में चुनाव जीतकर सत्ता की ख्वाहिश रखने वाले अब्दुल्ला फिर से 370 की वापसी चाहते हैं। राहुल की भाषा उसी में सुर मिलाती है, जिस पर शाह ने लताड़ भी लगा दी। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया, और ये आपके साथ अन्याय हुआ है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। एनसी का एजेंडा देखिए, उनका एजेंडा है हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती। नहीं, जो 370 अब इतिहास हो चुकी है, उसे कब्र से खोदकर विरोधी क्यों लाना चाहते हैं? नए कश्मीर में बात विकास और शांति की हो, पीओके की वापसी का प्लान बने, लेकिन अलगाववादियों की भाषा क्यों बोली जा रही है? क्या वोटों की खेती के लिए विपक्षी कश्मीर को दांव पर लगाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात नेम प्लेट को लेकर बचे घमासान की करेंगे। कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक आदेश ने कांग्रेस के हाथ पांव फुला दिए। हिमाचल में नेम प्लेट लगाने के आदेश को योगी मॉडल से जोड़कर देखा गया तो कांग्रेस आलाकमान ने विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब कर लिया। सवाल ये कि दिक्कत इस आदेश से है या फिर डर विक्रमादित्य सिंह के एक बार फिर से बागी होने का है। देखिए रिपोर्ट। जहां योगी का नाम आता है कांग्रेस वाले आग बबूला हो जाते हैं। फैसला जनहित में हो या ना हो इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस ये चाहते हैं कि योगी की छाप उन पर ना पड़े, लेकिन दबी जुबान में ही सही। कांग्रेस के नेता ने भी योगी मॉडल की तारीफ करना या उसे अपनाने से परहेज नहीं करते। यही तो किया है हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने। देश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। जैसा योगी ने यूपी में किया वही हिमाचल में करने का ऐलान हुआ तो कांग्रेस का इकोसिस्टम दहल उठा। सिर्फ टॉवल सतह पर आ गई। होटलों ढाबों पर नामकरण के नाम पर नेताओं में तलवारें खिंच गई। ये इंटरनल टुकड़े टुकड़े या इंटरनल जो इनफाइटिंग है जो हमने कांग्रेस में हमेशा देखा है। दुकान पर नाम लिखने का फैसला हिमाचल की कांग्रेस सरकार के गले की फांस बन गया, जो ना निगलते बना ना ही उगलते। क्या कांग्रेस को दिक्कत नाम से नहीं योगी से है? इसीलिए पार्टी में इस फैसले पर दो फाड़ हो चुकी है। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे वो नियमित हो, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। वहाँ पर भी दो फाड़ हो गई कांग्रेस में। एक है प्रियंका कैंप। अब प्रियंका कैंप वाले बोलते लागू करो और राहुल कैंप वाले जैसे टीएस सिंहदेव बोलते कि सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे कदम उठाने के लिए। टीएस सिंहदेव बोलते कि ये गलत कदम है। तो ये इंटरनल टुकड़े टुकड़े या इंटरनल जो इनफाइटिंग है जो हमने कांग्रेस में हमेशा देखा है। कांग्रेस में टकराव का सबूत ये है कि कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर नाराज है। सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई क्योंकि उनके आदेश को योगी मॉडल को हिमाचल में लागू करने के तौर पर देखा गया, जिससे कांग्रेस में खलबली मची और विक्रमादित्य को दिल्ली तलब कर लिया गया, जिसके बाद उनके सुर ही बदल गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाई, अब उसका हवाला देकर वो स्टैंड बदलने लगे हैं। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स व्हिच इज अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई शुड वी फॉलो यूपी? सरकार उनके अपने कायदे कानून है, अपना नियम है और हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति और है और वो हालात को देखते, परिस्थिति को देखते हुए जो वो ठीक समझेंगे और विद इन लॉ होगा। हमारे मॉडल को वो लोग फॉलो करें। अगर विपक्ष की सरकारों को भी लगता है कि हम लोग के फैसले सही हैं और उसको फॉलो करना चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूं। एनडीए की बात तो सही है, फैसला अच्छा लगे तो अपनाने में दिक्कत क्या है, लेकिन बैठे बैठे कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। हालांकि मायावती ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, पूछा कि जबरदस्ती नाम लिखवाने से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? रुख अखिलेश का भी कुछ ऐसा ही है, कांग्रेस का भी अब तक यही था, मगर अब विक्रमादित्य ने उसकी आपसी खींचतान को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मां माटी मानुष वाले पश्चिम बंगाल की, लेकिन लगता है दीदी के राज में दूसरे राज्य की माटी से आना अपराध है। और अगर आप भी बंगाल जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, इम्तिहान देने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो जरा सोच लीजिए क्योंकि कोई भी कहीं से भी आकर आपको पीट कर चला जाएगा। कुछ ऐसा ही बिहार के छात्रों के साथ हुआ है, जिसके बाद बिहार की पुलिस ने बंगाल से जवाब तलब किया। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या घुसपैठियों का वेलकम और बिहारियों से मारपीट? ममता राज में करतूत, भेदभाव का देख लो सबूत। अगर कोई बिहारी है तो क्या उसे बंगाल में मार खानी पड़ेगी? देश एक है तो फिर छात्रों में क्या सरहदें देखी जाएंगी? ममता राज में खुलेआम गुंडई करने वालों को क्या दबंगई का सर्टिफिकेट मिला हुआ है?
बंगाल में हिंसा, दुर्व्यवहार और मारपीट के कई मामले आपने देखे होंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको गुस्से से भर देगी, क्योंकि रोजगार की तलाश में कुछ युवा जब बंगाल पहुंचे तो उनके साथ देखिए क्या हुआ। उन्हें पीटा गया, जलील किया गया, घुटने पर आने को मजबूर किया गया। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बिहार से सरकारी नौकरी के लिए फिजिकल देने गए छात्रों से मारपीट हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि होटल के कमरे में 2 छात्र आराम करते दिख रहे हैं। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और सवाल जवाब शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। दबंगई करने वाले ये लोग उन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी जबरदस्ती मांगकर उन्हें फाड़ने की कोशिश करते हैं। कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? डॉक्यूमेंट निकाल। डॉक्यूमेंट निकाल। डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। मोबाइल का कपड़ा क्यों पहना कोई? ममता के बंगाल में गुंडई का ये वीडियो आया तो बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए ममता से सीधे सवाल दाग दिए। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सवाल सीधा और सटीक है, जब देश सबका है तो फिर बंगाल में दादागिरी करने वाले ये कौन हैं जो छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? तुमको बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट निकाल। डॉक्यूमेंट निकाल पहले देखना। आप फाड़ेंगे नहीं बोले? नहीं फाड़ेंगे ना। देखा तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखिए आते। हम चले जाएंगे, कसम कसम बता रहे भैया। यह वीडियो कई सवाल खड़े करता है कि यह हक इन लोगों को किसने दिया जो किसी के कमरे में जाकर मारपीट करने लगे। इसीलिए तो बिहार बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये पूरी तरह से टीएमसी की गुंडाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के कार्यकर्ता बिहार के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर तेजस्वी और लालू बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बिहार से लेकर बंगाल तक बयानों के बाण चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सियासत के लिए अब देश के भविष्य युवाओं को सरहद में बांधा जाएगा? ममता इस गुंडागर्दी पर एक्शन कब लेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति में एक से बढ़कर एक बयान वीर हैं और बिहार की राजनीतिक नब्ज को टटोलना बहुत मुश्किल है। कौन कब कहां कैसे पलटी मारेगा आप नहीं बता सकते। ताजा मामला बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी से जुड़ा हुआ है, जिनके बयानों ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। देखिए रिपोर्ट। आम को इमली बना दीजिए, शरबत को शराब बना दीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ समझ आया? हमको भी नहीं आया था, क्योंकि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में इन दिनों कुछ चल ही ऐसा रहा है जो समझ से परे है। कहने को तो घमासान है, लेकिन समझना कहाँ आसान है, क्योंकि नीतीश की चाल ऐसी होती है कि सामने वाला जीता या हारा समझ नहीं आता है। अब देखिए ना, जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बयानों से पार्टी में भूचाल आ गया। उन्हें हटाने की सुगबुगाहट तक होने लगी थी और नीतीश ने उन्हें इनाम से नवाज दिया। क्या दिया वो आपको आगे बताएंगे। पहले अशोक चौधरी के 2 बड़े कांड देख लीजिए। पहला उनका बयान था लोकसभा चुनावों के वक्त वोटिंग को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भूमिहारों को बहुत अच्छे से जानता हूं। और अब दूसरा उनका बयान है, एक कविता के जरिए आया है, जिसमें उन्होंने बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए ऐसा कह दिया है। छोड़ दीजिए का इशारा नीतीश पर था या कहीं और, ये भी कहानी आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए कैसे लोकसभा चुनाव में वोट न देने पर भूमिहारों पर बोलकर चौधरी ने पार्टी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है।
इस बयान से उपजा विवाद थमा भी नहीं था कि अब अशोक चौधरी ने एक कविता पोस्ट कर दी जिसने सियासत को गरमा दिया, क्योंकि इसे नीतीश से जोड़कर देखा जा रहा है। इस कविता का शीर्षक है बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, जिसमें लिखा है एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। सरकार में कोई मंत्री सोशल मीडिया पर इस तरह की कविता शेयर करे और उस पर सियासत ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? इस पोस्ट के बाद जेडीयू के अंदर खाने हलचल तेज हो गई और बात मुख्यमंत्री तक जा पहुंची। नीतीश के बुलावे पर अशोक चौधरी भागे भागे सीएम हाउस पहुंचे। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पोस्ट को लेकर अशोक चौधरी से नाराजगी भी जताई, लेकिन हुआ क्या? उल्टा नीतीश ने अशोक चौधरी को जेडीयू का महासचिव बना दिया। तो संगठन की जो जिम्मेवारी माननीय नेता ने हमको दी है, हम प्रयास करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2010 के नीतीश कुमार के रिजल्ट को से और बेहतर रिजल्ट करना। संगठन के लिए समर्पण का दावा तो अच्छा है चौधरी साहब, लेकिन क्या ये ब्लैकमेलिंग थी जिसके बदले नीतीश ने ये इनाम दिया है? अंदर खाने ऐसे सवाल उठे तो सवाल भी पूछे गए, फिर देखिए जवाब क्या मिला। इस पूरे भावार्थ को अन्यथा लिया, कहा कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। असल में है क्या कि एक हर चीज़ को देखने का एक अंदाज होता है। किसी को आधा गिलास भरा हुआ दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। तो दोनों का अलग अलग भाव तो वही है, लेकिन अलग अलग सोच है। इनका जितना भगवान इनको बुद्धि विवेक दिया होगा उतना ही सोचेंगे। इस गोलमोल जवाब का क्या मतलब निकाला जाए? क्या नीतीश के मंत्री कुछ पका रहे थे? इन्हें छोड़ दीजिए वाला इशारा क्या कहता है, जिसे नीतीश ने इनाम देकर शांत कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात भिखारी पाकिस्तान की करेंगे, जिसने भीख मांगी तो आईएमएफ की तरफ से करोड़ों की भीख दे दी गई है, लेकिन बदले में जो शर्तें रखी गई हैं उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते जनता जरूर हलकान होगी। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वो पानी को तरसेंगे जो गंगा छोड़ आए हैं, हरे झंडे की खातिर जो तिरंगा छोड़ आए हैं। भारत से अलग होकर पाकिस्तान का नसीब फूट चुका है। वो बर्बादी और कंगाली में दबकर घुट घुट कर मर रहा है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जुबान से बस यही निकल रहा होगा कि मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आईएमएफ से कर्ज की मंजूरी क्या मिली? शहबाज बस शुक्रिया 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 कहते थक नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर यानी करीब 58,800 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मिल गया है। आईएमएफ के सामने कई महीनों तक गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने के बाद ये मौका आया है। जो कंगाल पाकिस्तान के हाथ में चंद नोट आएंगे, लेकिन आवाम की तो जान निकल जाएगी, क्योंकि इसके लिए शहबाज शरीफ को टैक्स का बोझ लादना होगा। तभी तो पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें मानने के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। बिजली की कीमतों को 51% तक बढ़ाना होगा। खेती किसानी पर टैक्स पाकिस्तान में 15% बढ़ाकर 45% तक करना होगा, और बिजली और गैस पर जनता को ज्यादा सब्सिडी भी नहीं देनी होगी। आईएमएफ की शर्तों के तहत यदि टैक्स वसूली में कमी आती है तो शहबाज सरकार को टैक्स दरों में बढ़ोतरी के लिए एक मिनी बजट लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मतलब कर्ज के लिए कुछ भी करो, बस आईएमएफ की शर्तों को पूरा करो, यानी प्राण जाए पर कर्ज न जाए। आवाम तो त्राही त्राही कर रही है, लेकिन शहबाज ने इस पैकेज को लेने के लिए वो शर्तें मान ली जो इतनी सख्त हैं कि लागू होने पर जनता का तेल निकलना तय माना जा रहा है। 7 अरब डॉलर के इस बेल आउट पैकेज के तहत पहली किश्त में करीब 9,240 करोड़ रुपए पाकिस्तान को तुरंत मिल जाएंगे। आईएमएफ ने वॉशिंगटन में एक बैठक की और पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते को हरी झंडी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा लोन पाकिस्तान को करीब 37 महीनों में किश्तों के तहत मिलेगा, जिससे जर्जर हो चुकी पाकिस्तानी इकोनॉमी को पटरी पर लाने में मदद मिल सकती है। तभी तो अमेरिका में पीएम शहबाज ने आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मिलकर उन्हें थैंक यू बोला। लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो शहबाज को अब लानतें भेज रही है।
जनता की हालत महंगाई और कर्ज के बोझ से पहले ही खराब है, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी के सिर पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज है। 2024 में पाकिस्तान पर टोटल कर्ज करीब 71 खरब रुपए होने वाला है। यानी हुक्मरान मौज करें और जनता कर्ज के बोझ तले दबे। शायद यही पाकिस्तानियों का नसीब है, जिस पर वो अब रो रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ तर्कश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।